नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। उसने चादर देखी। चादर पर दूध गिरने के स्पष्ट चिन्ह थे। ये चादर मिंटो के पलंग की होनी चाहिए, उसने सोचा। उसने तुरंत मिस मरिया को आवाज दी। तुम सब कुछ छिपा रही हो, ये डॉक्टर के भले का काम नहीं। मिंटो के पलंग पर जो चादर थी उस पर दूध कैसे बिखर गया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मारिया का स्वर रुआंसा था। क्या डॉक्टर दूध की कॉफी पीते हैं? अचानक मॉरिस ने पूछा। हाँ। दूध बचा है? किचन में। तुम नहीं बताओगी फिर भी मैं मालूम कर लूंगा, और यदि तुम कहीं से भी दोषी निकली तो पुलिस का दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। मॉरिस किचन में पहुंचा। उसने दूध सूंघा। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा। देखिए डॉक्टर, इस दूध में कुछ गड़बड़ लगती है। इसकी गंध में मामूली सा फर्क है। आप इसका परीक्षण कीजिए। वैसे डेक को कब तक होश में आ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे। मॉरिस ने मारिया को वहां नहीं जाने दिया। 15 मिनट बाद जब डेक को होश आने लगा तो मॉरिस ने डॉक्टर को भी कमरे से बाहर कर दिया, और फिर करीब 10 मिनट तक बंद कमरे में वो डेक से बातें करता रहा। इसके बाद वो गुस्से से बाहर निकला। वो सीधा मारिया के कमरे में पहुंचा। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। तू क्या कहती थी? मिंटो अपनी आंटी के पास गया है? बोल, दूध में क्या मिलाया है? मारिया आखिर थी तो स्त्री। अपने आप को फंसता देख उसने सब कुछ मारे भाई के बयान कर दिया। ब्लड क्रॉस। मॉरिस बड़बड़ाया। वो मिंटो को उठा ले गया है। मैं देखूंगा। मैं इस हरामजादे को भी देख लूंगा। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं, उसने मुझ पर पीछे से पार किया था। उसने इतना मौका मुझे बिल्कुल नहीं दिया कि मैं उसे देख सकूं। तुमने किसी वैन का भी जिक्र किया था? क्या तुम्हें उसका नंबर मालूम है? नहीं, पर मेरा संदेह है कि वो उसी वैन में आया होगा। अपने संदेह को अपनी जेब में रखो। उस वैन का रंग काला बताया तुमने। एक बात और, यहां दूध कौन सी कंपनी सप्लाई करती है? डेल्टन। परंतु इन बोतलों पर डेल्टन की मोहर नहीं। खैर, मैं जांच कर लूंगा। फिलहाल इस वैन का पता लगाना जरूरी है। मैं सोचता हूं सड़क पर किसी न किसी ने उसे देखा होगा। वो वापस डॉक्टर डेक के पास आया। उसे ब्लड क्रॉस की धमकी का पता लगा। $10,000 मंगाया है रात 11 बजे। वो जानता था डॉक्टर डेक इतनी बड़ी रकम का भुगतान नहीं कर सकता, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि रकम की अदायगी के बाद मिंटो को छोड़ ही दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य करूंगा। उसने भुगतान के लिए मिशिगन झील के उत्तरी छोर पर बुलाया। वहां एक बोट में धन रखना पड़ेगा। इसका मतलब वो खुद सामने नहीं आना चाहता, परंतु आसपास अवश्य रहेगा। मॉरिस, कहीं वो मिंटो को कुछ कर तो नहीं देगा? मिसेस डेक ने रुआंसे स्वर में कहा। वो कुछ भी नहीं करेगा, और कहीं उसने कुछ कर दिया मैं इसे दुनिया के किसी कोने में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉरिस अपनी खोजबीन के लिए निकल पड़ा। अगर मॉरिस के बारे में मुझे पहले पता लग जाता तो शायद मैं उस घृणित कार्य को न करता, परंतु उस समय मुझ पर सिर्फ दौलत का नशा सवार था। मुझे अपनी अगली तैयारियां करनी थी। नेटा ने मुझे बताया था कि जब एल्विन लौट रहा होगा तो मुझे क्या करना है। उस समय वो अधिक नशे में रहेगा। नेटा उसे पिलाएगी। मैं वैन से उसे रास्ते में ओवरटेक करूंगा, फिर कुछ देर धीमी रफ्तार से उसके आगे वैन चलाकर उसे परेशान करूंगा। वो मुझसे आगे निकलना चाहेगा, परंतु मैं उसे नहीं निकलने दूंगा। रोल्स ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है। वो मुझसे आगे निकलने के लिए झुंझलाया रहेगा। फिर उस मोड़ से कुछ पहले ही मैं रफ्तार एकदम तेज कर दूंगा। आगे चलकर वैन सड़क से उतरकर रोक दूंगा और सड़क पर बच्चे को छोड़ दूंगा। जाहिर है कि वो पीछे से तेज रफ्तार पर आ रहा होगा, क्योंकि नेटा उसे उकसा चुकी होगी। एल्विन चश्मा लगाता है।
बिना चश्मे के उसे बहुत कम नजर आता है। नेटा कोशिश करेगी कि मोड़ पर आते ही उसका चश्मा गिर जाए। वो जगह ही ऐसी है कि जरा सा चूक जाने पर दुर्घटना हो जाती है। मैं उस बच्चे को दूसरी डोज दे चुका था। रात्रि के 10 बजे मैंने अपनी तैयारी की। अब वो लड़का कभी भी जाग सकता था। कुछ देर पहले ही चौकीदार मुझसे पूछने आया था कि मैं रात को बाहर जाऊंगा या नहीं। मैंने उसे बता दिया था कि आज एक पार्टी में मुझे सम्मिलित होना है। हो सकता है 3 तक बच जाए। फाटक खुला रखना। उसके बाद मैं वैन लेकर निकल पड़ा। निकलने से पहले मैंने उस बच्चे के हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पर टेप चढ़ा दिया था। वो किसी गठरी की तरह चुपचाप पड़ा था। मैंने उसके दिल की धड़कन देख ली थी। मैं जानता था अब कभी भी उसे होश आ सकता है, पर मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि होश में आने के बाद भी वह हिल ना सके। मेरे शरीर के रोए रोए आज बार बार खड़े हो रहे थे। रह रह कर पसीना आ जाता। अपना संयम बनाए रखने के लिए मैंने स्कॉच की बोतल रखी थी। जब मैं चला था तो पी कर चला था। वैन दौड़ रही थी और मैं सोच रहा था, यदि कभी पुलिस ने मुझे तलाश कर लिया तो पब्लिक को पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया था। गैस चैम्बर तक पहुंचने से पहले ही जनता मुझे मार मार कर खत्म कर देगी। अभी भी मैं स्क्वायर ए की तरफ लौट सकता था, पर ऐसा करने के बाद मेरे हाथ में कोई भी पत्ता न रहता। मुझे सड़कों पर जीवन गुजारना मंजूर न था। मेरी आकांक्षाएं आसमान छूने की थी। मैं गोल्ड कोस्ट में अपना बंगला चाहता था। ऐसा बंगला जिसे देखकर हॉलीवुड के सितारों के बंगले भी 2 मील पड़ जाएं। दुनिया में हर रोज न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं। एक मर भी गया तो दुनिया की आबादी पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर ये मैं नहीं करूंगा, ये सब तो एल्विन को सोचना चाहिए। वैन उसी सड़क पर दौड़ पड़ी। मैंने उस मोड़ से पहले ही वैन रोकी। 11 बजने वाले थे। वैन को झाड़ियों को पीछे खड़ा किया और सड़क पर आकर देखा। वो बिल्कुल नजर नहीं आती थी। सड़क पर कारों का आवागमन जारी था। ठीक 11:30 बजे मैंने डॉक्टर टैक को फोन किया। तुमने पुलिस की सहायता ली है, ब्लड क्रॉस की आज्ञा का पालन नहीं किया। कल सुबह तुम अपने बच्चे की लाश देखोगे। मैं छोटे बच्चे की हत्या हाथों से नहीं करता, उन्हें अपनी कार के नीचे कुचल देता हूँ। सुनो, हेलो, मैं $10,000। उसकी बात पूरी सुने बिना मैंने फोन काट दिया। ठीक 12 बजे मैंने अपनी वैन को दौड़ाया। उसके बाद मैं शिकागो नाइट क्वीन के सामने मेन रोड पर किनारे रुक गया। वैन से उतरकर मैंने सिगरेट सुलगाई। समय काफी था। मैंने एक बार अंदर नजर डाली, फिर चलने को ही था कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। न्यूज। वही छोकरा था। ए मैन, तुम्हारा आसामी आज एक छोकरी के साथ $1 देगा। बस छोकरी के बारे में पता लगा दूंगा। भगो मत, अपना रास्ता लो। मैं कैसीनो की तरफ जा रहा था, जहां मैं अपना समय गुजार सकता था। लड़का अब मेरे पीछे पीछे लग गया। मैंने जब उसे डपटा तो वो मुंह चिढ़ाकर वैन पर एक लात जमाता धुंध में खो गया। कैसीनो में गहमा गहमी थी। तरह तरह के जुए वहां चल रहे थे। मैंने भी अपना भाग्य आजमाया। पहले तो मैं कुछ जीता, लेकिन उसके बाद जब कुल $20,000 जेब में रह गए तो मैं बार काउंटर पर जा पहुंचा। मैंने मार्टिनी का ऑर्डर दिया। 3 तगड़े पैग लेकर मैंने घड़ी में समय देखा। 2 बजने में 15 मिनट रह गए थे। मैं कैसीनो से बाहर निकला, पैदल चलता हुआ वैन के पास पहुंचा, फिर वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।